मित्रों नमस्ते। BA भाग 1 सेमेस्टर 1 साहित्य जगत जो पाठ्यक्रम की हमारी पुस्तक है, उस पुस्तक की शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की 5वीं कविता अजीब सी मुश्किल, जिसे कुंवर नारायण ने लिखा है, आज हम उसे देखने जा रहे हैं। वैसे मित्रों, कुंवर नारायण का अधिक परिचय देने की जरूरत नहीं। समकालीन कविता के एक अत्यंत सशक्त हस्ताक्षर के रूप में कुंवर नारायण सर्वपरिचित है। आप एक साथ कवि, कहानीकार, समीक्षक आदि विविध विधाओं में आपने जो है वो अपना लेखन किया है और हिंदी साहित्य को जो है वो समृद्ध किया है। उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी रचनाओं में जो है वो समकालीन परिवेश जो है वो हमें नज़र आता है। आज जो हम रचना उनकी देखने जा रहे हैं वो है अजीब सी मुश्किल। इस रचना के शीर्षक से ही पता चलता है कि यह कविता निश्चित ही जो है बड़ी मुश्किल किस प्रकार से मानवीय जीवन में पैदा होती है उसको जो है वो अंकित करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो है वो विषैला जहरीला परिप्रेक्ष्य है। यहाँ मोहब्बत के बजाय नफरत को ही अधिक महत्व जो है वो दिया जाता है और इसी को जो है वो नारायण कुंवर जी ने जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कविता का शीर्षक ही है अजीब से मुश्किल और इस कविता की शुरुआत ही इन पंक्तियों से हो जाती है। एक अजीब सी मुश्किल में हूँ इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षण पड़ती जा रही है। कवि इन पंक्तियों से इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि नफरत करना बहुत आसान है और प्रेम करना या किसी के प्रति सद्भावना रखना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर हम देखते हैं कि हम द्वेष ही अधिक करते हैं और प्रेम बिल्कुल नहीं या न के बराबर प्रेम करते हैं। लेकिन कवि कहता है कि उसकी जो नफरत करने की जो क्षमता है वह दिन ब दिन घटती जा रही है, क्षीण होती जा रही है और इसी बात का कवि को आश्चर्य होता है। ये जो कविता है ये वर्तमान बर्बर समय जो है उसमें भटकती हुई मानसिकता को ही केवल नहीं दिखाती, बल्कि यह भी प्रेरणा देती है कि हमें सभी के साथ समन्वय जो है वो स्थापित करना है। और इसलिए वो कहता है, कवि कहता है कि उसकी नफरत करने की जो क्षमता है वो दिन ब दिन क्षीण पड़ती जा रही है। कवि आगे लिखता है कि अंग्रेज़ों से नफरत करना चाहता जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया तो शेक्सपियर आड़े आ जाते हैं कि जिनके मुझ पर न जाने कितने एहसान हैं। आमतौर पर हम भारतीयों के मन में ब्रिटिशों के प्रति आज भी सद्भावना नहीं है और कवि यही सोचता है और अंग्रेज़ों से नफरत करता है क्योंकि उन्होंने 2 सदियां हम पर राज किया था। लेकिन जब कवि को विलियम शेक्सपियर की याद आती है, जो अंग्रेजी के महाकवि है और बहुत बड़े विद्वान नाटककार भी है, लेखक भी है, रचनाकार भी है, उनकी जब याद आती है तो कवि बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि कवि को अच्छी तरह से मालूम है कि शेक्सपियर ने अपने नाटकों के माध्यम से मानव जाति पर कितने बड़े एहसान किए हैं। मित्रों, कोई भी रचनाकार जब रचना लिखता है उस समय उसके मन में यह बात नहीं होती कि वह खुद के लिए लिखता है, बल्कि उसके लेखन से, उसके साहित्य से लोग प्रेरणा हासिल करें और कुछ नई बात सीखे। यही उद्देश्य को लेकर कोई भी रचनाकार लिखता है। वो ज़माना अलग था जब गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने स्वांथ सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा कहा था। लेकिन आज वर्तमान में जब रचनाकार कोई लिखता है तो उस रचना के द्वारा जो है वह लोगों के सामने खुद को वो फोकस करता है और यह अपेक्षा रखता है कि उसके साहित्य से या उसके लेखन से लोग कुछ सीखे, कुछ पढ़े और अपने निजी जीवन में जो है वह उसका उपयोग करे। कवि आगे लिखता है कि मुसलमानों से नफरत करने चलता तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए कि किसी की कुछ चलती है उनके सामने।
अब अंग्रेज़ों के बाद कवि जो है वो मुसलमानों से नफरत करना चाहता है, लेकिन तब अचानक उसके जहन में, उसके मन में या उसके आँखों के सामने मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब खड़े हो जाते हैं। मिर्ज़ा गालिब फारसी के बहुत बड़े शायर थे। दुनिया के अगर सर्वश्रेष्ठ कवियों की अगर गिनती की जाए तो निश्चित ही मिर्ज़ा गालिब उस लिस्ट में शामिल होंगे। इसके प्रति हमारे मन में तो कम से कम कोई आशंका नहीं है। मिर्ज़ा गालिब का निजी जीवन जो था वो मानवतावादी था और अपने इस जीवन के द्वारा उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को जो है वो प्रगति की प्रेरणा दी थी। मिर्ज़ा गालिब एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जो मतलब फारसी भाषा साहित्य में उनकी कोई सानी नहीं है, उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, उनकी कोई भी तुलना नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा गालिब मुसलमान थे, इसलिए कवि चाहता है, मन में सोचता है कि अगर वह मुसलमानों से नफरत करता है तो मिर्ज़ा गालिब उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि जिन्होंने मानवता के लिए बहुत कुछ किया है और अपनी वाणी के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा उन्होंने इंसानियत को जिंदा रखने का पुरजोर प्रयास किया है, एक अच्छी और सफल कोशिश की है। आगे कवि कहता है, सिखों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों में छा जाते और सिर अपने आप झुक जाता। गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ कहने की मित्रों ज़रूरत ही नहीं है। गुरु नानक देव यह नाम ही काफ़ी है। आजकल समाज में हिंदू और सिख दोनों के बीच जो है वह विवाद फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन नानक देव जो थे वह सबके थे, हिंदुओं के भी थे, मुसलमानों के भी थे। उन्हें हिंदुओं का साधु कहा जाता है और मुसलमानों का फ़कीर। गुरु नानक देव का भारतीय इतिहास में जो अनन्य साधारण स्थान है कि जिसको देखकर किसी का भी मन जो है वो श्रद्धा से झुक जाता है। गुरु नानक देव ने एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण किया है कि जो पीढ़ी वर्तमान हिंदुस्तान की सीमा पर खड़ी होकर डटकर दुश्मनों का मुकाबला करती है। हमारा इशारा सिख प्रजाति की ओर है। सिखों ने जो भारत की आज़ादी के लिए, भारत की रक्षा के लिए जो योगदान दिया है उसे हम कदापि भी भूल नहीं सकते। इसका संपूर्ण श्रेय जो है वो गुरु नानक देव जी को ही जाता है। यह कथन में या इस कथन में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, ऐसा हम मानते हैं। नानक देव जो दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ विचारक थे, एक संत थे, एक महात्मा थे और उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा जो उजाला संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया है उस उजाले का हर कोई लाभ उठा रहा है। और नानक देव जी की वैसे घोषणा भी थी कि सर्वदा भला, यानी सबका भला हो। वो कहते हैं कि फकीर की एक सदा होती है कि जो देगा उसका भला, न देगा उसका भला। नानक देव उससे आगे जाकर कहते हैं कि कुछ नहीं मांगते, लेकिन वे कहना चाहते हैं कि सबका भला हो। और सिखों से नफरत करने के लिए जब कवि खड़ा हो जाता है तो उसकी वह नफरत की जो क्षमता है वह खत्म हो जाती है। इतना नानक देव जी का जो है वह हम भारतीयों पर एहसान है और इसी कारण कवि नानक देव जी को अपना ही मानता है, पराया नहीं। यह कुंवर नारायण का जो है वह कथन है। आगे कवि ने एक दृष्टिक्षेप किया है दक्षिण भारत की ओर। वैसे आमतौर पर भारतीयों, विशेषतः उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय, क्योंकि हम हिंदुस्तान के बीचों बीच रहते हैं, महाराष्ट्र जो हमारा है वो भारत के मध्य हिस्से में आता है इसलिए, लेकिन फिर भी जो है वह आमतौर पर दक्षिण भारतीयों की ओर देखने का जो है वो हमारा दृष्टिकोण अलग है। इसलिए कवि लिखता है कि ये कंबन त्यागराज मुत्तु स्वामी लाख समझाता अपने को, ये मेरे नहीं दूर कहीं दक्षिण के है, पर मन है कि मानता नहीं बिना इन्हें अपनाए। कंबन, त्यागराज, मुत्तु स्वामी, थिरुवल्लर, ये जो दक्षिण भारत के रचनाकार है, इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा जो है दक्षिण भारत के साहित्य को निश्चित ही समृद्ध किया है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम उन लिपियों को पढ़ नहीं पाते, अन्यथा उनका साहित्य भी भारत का ही साहित्य है और भारतीय साहित्य में ही जो है वो उनके साहित्य को रखा जा सकता है, इसमें कोई भी आशंका नहीं है।
तो इस तरह से हमने कविता को यहाँ तक देखा कि कवि जो नफरत करना चाहता है वो नफरत दिनों दिन क्षीण हो जाती है, क्षण क्षण खत्म हो जा रही है, और कवि जो है वह इन सब पर प्रेम ही करता है। इसका बचा हुआ हिस्सा है वो आने वाले लेक्चर को हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।